फ्रेंड्स, आज जैसा आप सब जानते हैं संडे है, तो आज हमारी है संडे स्पेशल क्लास। संडे स्पेशल क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, हर संडे को हम लोग ऐसा करा करेंगे कि एवरी संडे वी विल डिस्कस ऑन सम हॉट टॉपिक्स लाइक रिलेटेड टू सम जियो पॉलिटिक्स, रिलेटेड टू आवर कंट्री की भाई हो क्या रहा है, कैसे चल रहा है, जनरल टॉपिक फॉर एवरीवन। जिसको भी थोड़ा इंटरेस्ट है उन सबके लिए ये वाली क्लास है थोड़े। तो आज का हमारा टॉपिक है कि ईरान पे अटैक किया है यूएसए इजराइल ने, क्यों किया है, किस लिए किया है, इस पूरे सब्जेक्ट का हम पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं आज इसमें कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये दुनिया में चल क्या रहा है, क्या वर्ल्ड वॉर होगी, क्यों होगी, कैसे होगी, इस सब के बारे में, इस सब से रिलेटेड हम लोग बात करने वाले हैं। तो एक्चुअली में हो क्या रहा है, आज हम ये टॉपिक डिस्कस ही क्यों कर रहे हैं यहाँ पे, पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रिसेंट में क्या हुआ है कि यूएसए और इजराइल ने मिलकर ईरान पे अटैक किया है और वहां के लीडर अली खामनेई को मार दिया है। तो ऐसा उन्होंने ईरान के साथ क्यों किया, अब क्वेश्चन ये आता है। इसलिए आता है क्योंकि ईरान का और इजराइल का रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है। तो वो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन क्यों है, वो इसलिए एक दूसरे के 1979 में ईरान के लीडर चेंज हुए, खामनेई जी आए, तब से ईरान का और इजराइल का डिस्प्यूट रहने लग गया। और इजराइल से एज वेल ऑल नो की यूएसए की बहुत अच्छी दोस्ती है, बहुत अच्छी वाली दोस्ती है, तो इसलिए वो भी वॉर में इंक्लूड हो गया। और तीसरा रीजन ये है कि ईरान को यूएसए नहीं चाहता, कि यूएसए और इजराइल नहीं चाहते कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन बने। क्यों नहीं चाहते वो ऐसा, क्योंकि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन होगा तो अकॉर्डिंग टू देम कि ये इजराइल के ऊपर अटैक करेगा, जो कि इजराइल की एग्जिस्टेंस पे बात लाएगा। इसलिए ये लोग चाहते हैं कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन ना हो। तो अभी ऐसा क्या हुआ कि ये अटैक क्यों हुआ, एक्चुअली में अभी हुआ है यूरान के पास, जैसा कि इन सबके पास सीक्रेट एजेंसीज होती है, तो उनसे इनको पता चला है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए यूरेनियम की इंपॉर्टेंट होता है, यूरेनियम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ईरान के पास यूरेनियम का इनरिचमेंट 60% हो गया है। दैट्स वाई ईरान के पास यूरेनियम का इनरिचमेंट 60% हो गया है। दैट्स वाई ये सब चीजें हो रही हैं। अभी उन्होंने इतना परसेंट क्या बोलते हैं इसको, यूरेनियम इनके पास हो गया है। तो यूरेनियम कौन सा यूरेनियम, जब हम पढ़ ही रहे हैं, मैंने कहा है पोस्टमार्टम, तो हमें हर चीज पता होनी चाहिए। न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए हमें यूरेनियम की जरूरत होती है, सबको पता है। अब यूरेनियम कैसे, क्या यूरेनियम जो होता है, मतलब यूरेनियम जब कम होता है 20% तक हम उसको एनर्जी यूज वगैरह इन सब में करते हैं, और जब ये यूरेनियम का इनरिचमेंट 90% होता है तो समझ जाओ कि आराम से कोई भी कंट्री, कोई भी नेशन उससे न्यूक्लियर वेपन बना सकता है। उसके लिए इतना परसेंट यूरेनियम होना चाहिए। अब जैसा कि 60% हो गया है तो 90% ज्यादा दूर नहीं है, तो इसलिए ये अटैक चल रहा है ईरान पे, इसलिए ये सारी चीजें हो रही हैं। अब यूरेनियम जो है, यूरेनियम भी अब हमारे जिनके पास साइंस होगी उनको पता होगा कि यूरेनियम के भी 2 आइसोटोप्स होते हैं, यूरेनियम 238 और यूरेनियम 235। क्या, यूरेनियम 238 और यूरेनियम 235। तो अब यूरेनियम 235 जो होता है वो हम बेसिकली यूज करते हैं न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए, यूरेनियम 238 को यूज नहीं करते। तो हम क्या करते हैं, यूरेनियम का जो पूरा हमें मिलता है, यूरेनियम से हम लोग इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। वो किस प्रोसेस से करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस से करते हैं। जैसे हमारे दूध में से हम मक्खन मिलाते हैं तो उसमें को हम फेंटते रहते हैं, मक्खन आ जाता है। सिमिलरली जब हम लोग यूरेनियम को फेंकते हैं, बड़े बड़े मशीन्स में डाल के उसको घुमाते हैं, तो यूरेनियम 238 जो होता है वो थोड़ा हैवियर होता है और ये थोड़ा लाइटर होता है। तो ये साइड में होता है और यूरेनियम 235 सेंटर में होता है, तो उससे हम एक्सट्रैक्ट करके इसको बना लेते हैं। तो अब हमारे पास ये चीज तो क्लियर हो गई है कि ऐसा इसने क्यों किया, कैसे किया।
अब वो सब चीजें समझने, अब ये तो हमें समझ आ गया कि ये सब चीजें चल रही है न्यूक्लियर यूरेनियम की वजह से, न्यूक्लियर वेपन के लिए ये सारी लड़ाई हो रही है। अब हम उससे पहले समझ ले, और उसके बाद अब हम समझते हैं कि ईरान की पोजीशन क्या है, लोकेशन क्या है, हम इससे कितना दूर है, हम पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वर्ल्ड पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो बेसिकली ये हमारा इंडिया है, इंडिया के जस्ट पास में हमारा ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान के जस्ट साइड में ईरान पोजीशन है, ठीक है। और पाकिस्तान के ऊपर जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पे अफगानिस्तान है और भी बहुत सारे कंट्रीज आ जाते हैं। तो जब इंडिया यहाँ पे है तो अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे है हमारा इंडियन ओशियन, ठीक है। अब ये ईरान के जस्ट साइड में है पर्शियन गल्फ, ठीक है, और उसके जस्ट नीचे गल्फ ऑफ ओमान, ठीक है। अब यहाँ पे है हमारी स्ट्रेट ऑफ हार्मूज। तो ये जो स्ट्रेट है, यहां से बेसिकली क्या होता है, दुनिया के 20% ऑयल का जाना आना इस रास्ते से होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ईरान ने चोक कर दिया है। अब वो बोल रहा है कि अब जैसे ईरान के ऊपर यूएसए इजराइल ने अटैक किया है, तो ईरान बोल रहा है कि यहां से कोई भी ऑयल आ जा नहीं सकता है, सिर्फ और सिर्फ चाइना को बोल रहे हैं कि चाइना का ऑयल जा सकता है। तो यूएसए का क्या कहना हो रहा है कि भाई तुम सबका रोक रहे हो तो चाइना का भी रोके। अब जब यूएसए और इजराइल ने ईरान पे अटैक किया तो ईरान भी चुप नहीं बैठा। ईरान ने इसके बदले में इराक, कुवैत, कतर, यूएई, ओमान, सऊदी अरेबिया, इन सब कंट्रीज पे जो यूएसए के बेसिस थे उन सब पे अटैक किया, उसको रिटेलिएट करने के लिए, उसका जवाब देने के लिए। तो अब उसके इस स्टेप से क्या हुआ कि ये सारे कंट्रीज भी इसके अगेंस्ट चले गए। अब ये जो वॉर है ये सिर्फ यूएसए इजराइल की ना होकर ये लोग भी इसमें शामिल हो गए हैं, ठीक है। तो अब इससे क्या हो रहा है बेसिकली क्या, और ईरान ने सबसे अच्छी चीज जो मैंने देखा कि ईरान ने थार्ड जो सिस्टम था यूएसए का वो भी डिस्ट्रॉय कर दिया है। कैसे किया है, ईरान के एक ड्रोन से। समझ रहे हो, इतना महंगा वेपन जिसकी रेट कितनी ज्यादा थी उसको सिर्फ इसने अपने 18 लाख के ड्रोन से उड़ा दिया है। तो ये बताता है कि ईरान मतलब यूएसए की पावर, यूएसए के जो सबसे पावरफुल थर्ड वो था उसको उसने डिस्ट्रॉय कर दिया। ये क्या बताता है, ये बताता है कि ईरान कितना स्मार्टली खेल रहा है। मतलब ईरान के जो वेपन्स है 18 लाख के जो ड्रोन सिस्टम जो कुछ भी वो बना रहा है वो 18 लाख के हैं, वो ये महीने में 1000 भी क्रिएट कर सकता है। और अमेरिका का जो एयरक्राफ्ट जो भी वो मार गिरा रहा है वो कितने के है, 36 करोड़ के। तो सोच रहे हो कितना स्मार्टली खेल के वो उसको हरा रहा है। तो हमें वो चीज सोचनी चाहिए कि हमें भी हमारी लाइफ में स्मार्टली वर्क करना चाहिए इसकी तरह। पर इसने एक गलती ये करी है कि इसने इन सबको इसमें इन्वॉल्व कर लिया है, ठीक है। तो ये भी एक तरीके से गलती किया है कि इन सबको इन्वॉल्व करके अपने लिए दुश्मन अपने आसपास पहले। पर अब आप भी, अब जैसे मैंने भी सोचा ईरान की तरफ से कि अब वो वहां जाके इजराइल भी थोड़ा दूर पड़ जाता है और यूएसए भी कितना दूर पड़ जाता है उससे, तो वहां अटैक करना पॉसिबल नहीं हो रहा था। तो इसलिए उसने यहाँ पे सिर्फ यूएसए के बेसिस इन सब पे ही अटैक किया है। तो अब ये स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में जैसे ही इसने हमारा ऑयल का जाना आना बंद कर दिया यहाँ से, तो अब दुनिया, अब हमारी इंडिया को क्या प्रॉब्लम आ रही है, हमारे पास ऑयल रिजर्व्स कितने दिन के होते हैं, ऑयल रिजर्व्स इंडिया में होते हैं सिर्फ 45 डेज के ऑयल रिजर्व्स हैं हमारे पास एट प्रेजेंट। मतलब अगर हमारे पास ऑयल नहीं आता है तो हम सिर्फ 45 डेज तक अपने जो भी काम है वो कर सकते हैं। उसके बाद हमारी सारी चीजें, जितने भी व्हीकल्स, ट्रेन, जो कुछ भी चल रहा है वो सब, एयरक्राफ्ट वगैरह सब रुक जाएंगे, एयरलाइंस वगैरह। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऑयल रिजर्व नहीं होगा। ऑयल रिजर्व इंडिया का इतना कम दिनों का है, इसलिए हम लोगों को इसकी वजह से दिक्कत आ रही है। तो इसलिए ये मैटर, ये इंडिया का शॉर्टेज हो रहा है इसमें, ठीक है, 45 डेज का ऑयल रिजर्व। पर इसके लिए हम क्या कर सकते थे, हम अपना ऑयल रिजर्व बढ़ा सकते हैं ना, क्योंकि हमें पता है कि जियोपॉलिटिक्स में चीजें चेंज होती रहती हैं। तो हमें हमारे ऑयल रिजर्व्स एटलीस्ट 6 मंथ, 5 मंथ, 3 मंथ के तो रखने चाहिए ना। तो इसलिए अब हमें हमारी गवर्नमेंट को और हम लोगों को इस चीज पे वर्क करना चाहिए कि हमारे ऑयल रिजर्व थोड़े टाइम के लिए बढ़े। तो अगर ये चीज नहीं रुकती है तो ऑयल प्राइसेस इंडिया में बहुत हाई हो जाएंगे, इस चीज का इफेक्ट इंडिया पे ये पड़ेगा। अब बात करते हैं और क्या चीजें हो रही हैं। अब जैसा कि हम सब जानते हैं, देखो अफगानिस्तान ने सीरिया खत्म कर दिया, यूएसए ने सीरिया खत्म, अफगानिस्तान नहीं,
यूएसए ने सीरिया खत्म कर दिया, अफगानिस्तान से भी चला, अफगानिस्तान में भी क्या डेवलपमेंट, वहां पे हमने इतना पैसा लगाया वो भी हमारा वेस्ट किया, क्योंकि हमने वहां पे संसद बनवाई, स्कूल्स बनाए, हॉस्पिटल्स बनवाए, कहाँ गया वो सारा पैसा? यूज नहीं, मतलब अब वो लोग वहां से छोड़ के चले गए तो हमारे वहां पे तालिबान आ गया, तो हमारी वो चीजें वहां पे इफेक्ट हो रही है ना, हमारा जो इन्वेस्टमेंट हमने वहां किया था। अब ऐसे ही इंडिया ने ईरान में भी चाबहार पोर्ट बनाया था, वो चाबहार पोर्ट का लोकेशन था यहाँ पे। तो अब इंडिया का जो इतना पैसा इसमें लगा है तो वो भी कहीं ना कहीं हैम्पर हो रहा है, क्योंकि इंडिया जब यहाँ पे, अब जब इंडिया क्या करता है, जो भी एक्सपोर्ट करता है, जो भी ट्रेड करता है, तो वो यहाँ पे चाबहार पोर्ट से सारे के सारे कंट्रीज में एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो अब हमको ये चीज यहाँ पे इफेक्ट, ये चीज भी हमारे क्या इंटरेस्ट लूज हो रहे हैं, मैं आपको ये बता रही हूँ इस सब चीजों से। और सबसे यूएसए का भी जो रिसेंट का स्टेटमेंट जो आया है, वो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं हमारी कंट्री के लिए काफी डिसरिस्पेक्ट है, क्योंकि यूएसए ने अभी क्या कहा है, कल के न्यूज़पेपर, कल का नहीं परसों का न्यूज़पेपर, या परसों के न्यूज़पेपर में मैंने क्या पढ़ा कि यूएसए ने बोला कि वी अलाउ इंडिया, कि हम जब तक ये सब चीजें हो रही हैं तब तक हम अलाउ कर रहे हैं इंडिया को कि वो रशिया का ऑयल परचेज कर ले। एक बात मैं आपसे पूछती हूँ कि हमारी कंट्री की चीज हमें यूएसए अलाउ क्यों करेगा? पहली बात तो ये, उसने पहले हम पे टैरिफ वगैरह लगाए, अब हम उस तरीके से वो, हम जब भी दो कंट्रीज दोस्त होते हैं, आप और हम भी अगर फ्रेंड्स हैं, हमारे भी फ्रेंड्स हैं, तो हम सामने वाले को प्रेशराइज नहीं कर सकते ना कि आप ये करो, हमारे अकॉर्डिंग चलो। सो फ्रेंड्स, ये थोड़े इश्यूज आ रहे हैं वीडियो शूट करने में, बट फाइन, नाउ फाइन। तो फ्रेंड्स, हम क्या कह रहे थे, मैं क्या कह रही थी कि अमेरिका ने इंडिया पे अटैक, सॉरी, एज अ फ्रेंड हम लोग देख रहे हैं कि अमेरिका ने बोला इंडिया को कि हम लोग 1 मंथ के लिए रशिया से ऑयल परचेस कर सकते हैं। पर एज अ पर्सनली मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगी, क्योंकि हम भी अगर किसी के साथ रिलेशन रख रहे हैं, फ्रेंड्स रख रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, तो हम सामने वाले के इंटरेस्ट का भी रिस्पेक्ट करते हैं, और कभी सामने वाले को अपना इंटरेस्ट हमें इंपॉर्टेंट होता है, पर सामने वाले का भी इंपॉर्टेंट होता है। हम सामने वाले को प्रेशराइज नहीं कर सकते कि आप ये करो, ये मत करो। और एज ए इंडिया, एज अ सॉवरेन नेशन, उसके लिए भी ये चीज अच्छी नहीं है कि हमें कोई पावरफुल कंट्री हम पे ऐसे रूल करे। वी आर इंडिपेंडेंट, वी नो हाउ टू डील, हमें किसके साथ डील करना है, किस तरीके से डील नहीं करना है। आप ऐसे हम पे टैरिफ वगैरह लगा के हमें इस तरीके से दबा नहीं सकते, लाइक आप हमें ऐसे सप्रेस नहीं कर सकते हैं, दबा नहीं सकते हैं। हमारी खुद की एक आइडेंटिटी है, वी आर इंडिपेंडेंट, वी नो कि हमें हमारा ट्रेड डील किसके साथ करनी है, किसके साथ नहीं करनी। हम किसी के इन्फ्लुएंस में आके अपना कोई ट्रेड वगैरह नहीं करने वाले। तो इसलिए मेरे को ये पर्सनली की चीज अच्छी नहीं लगी, बाकी सबका अपना अपना ओपिनियन होता है। तो अब बात क्या आती है कि ईरान को सपोर्ट कौन कर रहा है? ईरान को बेसिकली ओपनली तो कोई सपोर्ट एट प्रेजेंट कोई कंट्री कर नहीं रहा है, बाकी उसको सपोर्ट करेगा चाइना और रशिया कर सकते हैं। हम जैसा जानते हैं कि यूएसए के अगेंस्ट में रशिया चाइना रहते हैं, और चाइना को ये इसके ऑयल वगैरह के लिए भी ये जगह दे रहे हैं, तो इसलिए चाइना रशिया इसको सपोर्ट कर सकते हैं। और बाकी इसको खुले में 3H ग्रुप सपोर्ट कर रहे हैं, 3H ग्रुप सपोर्ट कर रहे हैं। एक तो हाउती, हिजबुल्ला, हमास, तो ये तीनों इसका सपोर्ट कर रहे हैं और इसको रशिया ये सब सपोर्ट कर सकते हैं। तो उस बेसिस पे अब हमें ये देखना है कि ये वॉर कितने दिन चलता है, क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 में कन्वर्ट हो सकता है या नहीं हो सकता। मेरे अकॉर्डिंग देखें तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर रशिया ने और चाइना ने सपोर्ट किया और इसको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया तो ये वॉर खिंच सकता है। पर अगर ये वॉर खिंचा तो इंडिया में ऑयल प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाने वाले हैं। और अमेरिका ने क्या सोचा था यहाँ पे कि अब जिस तरीके से ईरान ने अमेरिका को रिटेलिएट किया है, उसके वेपन सिस्टम को डिस्ट्रॉय किया है, ड्रोन्स वगैरह से, ये सबसे, तो पर मैं ये नहीं कह रही कि यूएसए के लिए ईरान को सप्रेस करना या फिर ईरान को दबाना मुश्किल बात है, पर यूएसए का नुकसान इस वॉर में बहुत हुआ है। कैसे कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि थर्ड सिस्टम में तो डिस्ट्रॉय हो गया, दूसरा क्या बोलते हैं, इतने सारे एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय हो रहे हैं यूएसए के भी। और तीसरी चीज मैं क्या देख रही हूँ, ये इन सबसे क्या हो रहा है कि एक वर्ल्ड में इमेज,
यूएसए के वेपन्स को लेकर जो एक सिक्योरिटी, जो एक रेटिंग होती थी, वो भी डाउन होगी कहीं ना कहीं इससे, क्योंकि ये चीज ये शो करता है ना कि आपका इतना महंगा वेपन सिस्टम वो इस तरीके से, जिसकी रेंज ही 150 किलोमीटर एयर में थी, तो मतलब आप सोच रहे हो कि कितना स्ट्रॉन्ग सिस्टम, वेपन सिस्टम था वो। तो ये चीज ये भी शो करती है कि वहां की डिफेंस को लेकर जो उनका रेटिंग था, जो सबसे अच्छे अच्छे एक्सपोर्ट्स और वो कर रहे थे, तो वो चीजें भी कहीं ना कहीं इफेक्ट तो होगी, क्योंकि सबके माइंड में डाउट तो आएगा ही। जब मेरे माइंड में डाउट आ सकता है तो भाई किसी के में भी आ सकता है। तो फिर वही चीज हो रही है। और क्या चीजें हो रही हैं यहाँ पे अगर हम देखें तो ये सब चीजें चल रही हैं। वहां हम लोग थे वर्ल्ड वॉर 3 पे। अगर ये और यूएसए ने क्या सोचा कि जैसा उसने वेनेजुएला पे किया, वहां के ऑयल रिजर्व्स अपने कंट्रोल में करने के लिए वहां के प्रेसिडेंट को ही उठवा लिया, उसकी वाइफ को उठवा लिया रातों रात। तो उसने सोचा, और फिर वहां पे पपेट गवर्नमेंट बना ली। सेम उसने यही सोचा कि ईरान में भी पपेट गवर्नमेंट बना देंगे इस तरीके से करके, बट ईरान में वैसा नहीं हुआ। ईरान ने उसको अच्छा जवाब दिया है अकॉर्डिंग टू मी। तो देखो चीजें क्या होती हैं, क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 में कन्वर्ट होता है या नहीं होता, हमको क्या इंटरेस्ट है, हमको क्या लूज है, ये सब चीजें हमें इस चीज से क्लियर होती है। पर कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिकली अगर हम देखें तो इन सब चीजों से रशिया, चाइना, इंडिया, इन सब पे ना लोगों का भरोसा कम होता दिखेगा। क्यों? क्योंकि देखो यूक्रेन रशिया का वॉर चल रहा है, इतने टाइम तक चल गया। रशिया कितनी पावरफुल कंट्री है, फिर भी इतने टाइम तक यूक्रेन उससे इतने टाइम तक लड़ पा रहा है। चाइना से भी, ईरान का चाइना से, रशिया से, दोनों से अच्छा रिलेशन था, इंडिया से भी अच्छा रिलेशन था, फिर भी हम लोग कुछ ना कर पाए। तो लोग कहीं ना कहीं मोर पावरफुल की तरफ झुकने लग जाएंगे। और वैसे अभी भी झुकी रही है दुनिया, पर और झुकने लग जाएगी। ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि हो सकता है ये चीजें बहुत इफेक्ट करने वाली है इन फ्यूचर में भी, उसका दबदबा बढ़ने वाला है इस तरीके से। और ट्रम्प जो कर रहा है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल मतलब उसकी खुद की इमेज भी इससे बहुत इफेक्ट हो रही है। ऐसे ही देखो, अब उसने ये वॉर करा दिया। अब जो मेन मुद्दा था एप्स्टीन फाइल का, वो तो दब गया ना इन सब चीजों से। वो जो 3-3 साल की, 11 साल की लड़कियों को मारना, रेप करना, ये सब चीजें, वो चीजें दब कर अब ये चीजें उठने लग गई हैं। उस पर भी डिस्कस होना चाहिए था। जिनको आज हम क्रिमिनल, टेररिस्ट ये सब कहते हैं, क्या हम ट्रम्प को टेररिस्ट क्रिमिनल कह सकते हैं? आप बताइए, क्या वो टेररिस्ट क्रिमिनल है? अगर है और हम कह सकते हैं, तो क्या हम कह रहे हैं? क्या वर्ल्ड उसको उसी नजरों से देखेगा इन फ्यूचर? नहीं देखने वाला है, अगर और बाकी टाइम बताएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। हम लोग हर संडे ऐसे ही टॉपिक कुछ ना कुछ डिस्कस किया करेंगे, जो पब्लिक इंटरेस्ट में होगा, जो आप लोगों की डिमांड होगी। उस पर भी आप लोग कमेंट में बताइए कि नेक्स्ट संडे आप लोग किस टॉपिक पर डिस्कस करना चाहेंगे। और कल से हमारी नॉर्मल क्लासेस कंटिन्यू हो जाएंगी। सारी प्रॉब्लम सॉल्व करके मैं जल्द से जल्द अच्छे से अच्छे तरीके से आपका कोर्स कंप्लीट कराना चाहूंगी। सो थैंक यू, बाय।